गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी के हिस्ट्री के बुक के पहले लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और मैं अंकित सिंह जीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो पहला हमारा लेसन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। काफ़ी बड़ा लेसन है और जैसा कि हम मानते हैं कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग होती है, काफ़ी लोग इसे पसंद नहीं करते, बच्चे ऊब जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि काफ़ी आसान शब्दों में जो जरूरी टॉपिक हैं उसे कवर करें, ताकि एग्ज़ाम में या फिर जहाँ कहीं भी हमें इससे सवाल पूछे जाएँ हम वहाँ पे इसके बेहतर जवाब दे पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो लेसन का ये हमारा है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो वर्ड आया है रेवोल्यूशन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेवोल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली रिवोल्यूशन का मतलब हम हिंदी में इसे क्रांति बोलते हैं, और क्रांति का मतलब हम अधिकतर हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई के रूप में निकालते हैं, जहाँ पे लोग हथियार उठाएं और उस हथियारों की लड़ाई में काफ़ी लोगों का खून बहे और परिवर्तन लाया जाए। बेसिकली हम उसे ही क्रांति का मतलब समझ लेते हैं। लेकिन क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं जा सकती। क्रांति का मतलब होता है कि जो भी हमारी करंट सिचुएशन है उसमें जो हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा चेंज, हमारे द्वारा लाया गया वो परिवर्तन क्रांति कहलाता है। क्रांति किसी भी क्षेत्र में लाई जा सकती है और परिवर्तन कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। अब उसे क्रांति किस बेस पे कहेंगे? तो पूरा सिस्टम जिस व्यवस्था से चल रहा है उस पूरी व्यवस्था को बदल देने के लिए जो प्रयत्न काफ़ी लोगों द्वारा बाहरी पैमाने में लोग जुड़ के जब उसे करें, तो उस परिवर्तन की लहर को हम क्रांति का नाम दे सकते हैं। जैसे कि क्रांति बहुत तरह की हो सकती है। जब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की बात होती है तो वहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई, खून नहीं बहाया गया, लेकिन वहाँ के समाज में इसके द्वारा परिवर्तन लाए गए। तो उन तरह के परिवर्तनों को हम रिवोल्यूशन कह सकते हैं। हरित क्रांति की बात होती है तो वहाँ पे तो कोई खून नहीं बहे, लेकिन क्रांति वर्ड वहाँ यूज किया गया है क्योंकि उसमें परिवर्तन लाए गए थे। पुराने ढर्रे को बदल करके हमने नया तरीका अपनाया था, तो उन चीज़ों को हम क्रांति का नाम दे देते हैं। तो हम पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि हुआ था 14 जुलाई 1789। तो फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। 14 जुलाई की सुबह पेरिस शहर में बड़े ही अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे छाया हुआ था। लोग भयभीत थे और उनके भय का कारण ये था कि उनके मन में एक कहीं से र्यूमर फैला दी गई थी उनके बीच में कि राजा द्वारा जल्दी ही उनके ऊपर गोलियां चलाई जाने वाली। लोग काफ़ी डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि राजा के सैनिक अब जल्द ही शहर में प्रवेश करेंगे और उनके ऊपर गोलीबारी हो जाएगी, उनको जान से मार दिया जाएगा। उस डर से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए आपस में जुड़ करके एक सेना का निर्माण किया। आपस में लोग मिले, करीब 7000 लोग एकत्रित हो गए और सब लोगों ने मिलकर एक सेना बनाई और उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार तलाशने के लिए सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे एक के बाद एक अटैक करने शुरू कर दिए, ताकि उन्हें बचने के लिए गोला बारूद मिल सके और उस सैनिकों से लड़ पाएं जो उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। इसी क्रम में वो एक जेल की तरफ पहुंच जाते हैं जिसका नाम बास्तिल का जेल रखा गया था। बास्तिल के जेल के पीछे ये लॉजिक था, क्योंकि ये लॉजिक था कि उसे राजा के डेस्पोटिक पावर, निरंकुश शक्तियाँ वे होती हैं जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, तो राजा की निरंकुश शक्तियों का उसे केंद्र माना जाता था, उस बास्तिल की जेल को, जिसकी वजह से लोग उस जेल की ओर बढ़े और उन्होंने उस जेल को तोड़ दिया, उस जेल को गिरा डाला। वहाँ के जो कमांडर थे उनकी जान से उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें जान से मार दिया गया और जितने भी लोग वहाँ पर थे, जितने कैदी थे, उन्हें छुड़ा लिया गया। हालांकि उन कैदियों की संख्या कोई ज़्यादा नहीं थी, मात्र 7 कैदी थे, उन्हें छुड़ा लिया गया। अब इतना कुछ हुआ जो 14 जुलाई 1789 को, तो इसके पीछे का बेस क्या रहा होगा? क्यों सडनली लोगों के मन में इतना गुस्सा और इतना भय आ गया कि उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, अपने ही शहर में जलाने लगे, तोड़ने फोड़ने लगे? आखिर ऐसी क्या बातें हुई थी? इसके लिए हम लोग कुछ फ्लैशबैक में चलते हैं। हम देखते हैं कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से फ्रांस में ये रिवोल्यूशन की नौबत आन पड़ी, इस क्रांति की जरूरत उन्हें पड़ी। तो यह जुलाई हमें इम्पोर्टेंट रखना है, इस रिवोल्यूशन का डेट जो कि 14 जुलाई 1789 है। तो सबसे पहले हम उसके फ्लैशबैक में जाते हैं कि एक्चुअल की सिचुएशन वहाँ पे क्या थी। तो फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि उन दिनों जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। पहली सोसाइटी में जो लोग आते थे, पहली सोसाइटी मतलब उनके समाज का ऑर्डर, कितने वर्ग के लोग थे, कैसे, जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा होती है,
या फिर ऑर्डर बटा हुआ है कि सबसे ऊपर कौन आएंगे, उनके बाद कौन आएंगे, उनके बाद। उसी तरह फ्रांस में क्या था कि सबसे ऊपर कलर्जी वाले लोगों को रखा गया था। कलर्जी मतलब हिंदी में से पुरोहित वर्ग के लोग कह सकते हैं। दूसरा नंबर था नोबेलिटी, राज परिवार के लोग, दूसरे स्थान पे राज परिवार के लोगों को रखा गया था। और तीसरा जो नंबर था, तीसरा जो रैंक थी वो उसमें थर्ड स्टेट बोलते थे, उसमें सभी बाकी लोग आ जाते थे। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड इन दोनों लोगों को कई सारे अधिकार दिए गए थे बाय बर्थ, जन्म से ही उन्हें कई सारे अधिकार दिए गए थे। और उसमें से पहला अधिकार ये था एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। हमें पता है कि पुराने ज़माने में राजाओं को टैक्स देना पड़ता था, जो कि उनकी इनकम का सोर्स होता था। लोग राजाओं को कर देते थे, उसके बदले अपने उनके राज्य में रहने या मिलने वाली सुविधाओं के बदले। तो इन लोगों के पास ये खासियत थी, खासियत कहें या अधिकार कहें, कि इन लोगों को राजा को या फिर राज्य सरकार को, केंद्र को किसी भी तरह का कर देना नहीं पड़ता था। पहला इनको प्रिविलेजेस मिला हुआ था। और दूसरा प्रिविलेजेस ये मिला हुआ था, पहले और दूसरे दोनों को सेम प्रिविलेजेस मिले हुए थे। दूसरे वाले को ये मिला हुआ था, दूसरा प्रिविलेज इनका ये था कि इन्हें लगान तो देना नहीं था, लेकिन इन्हें लगान वसूलने का भी राइट दिया गया था। ये लोग निचले वर्ग वालों मतलब थर्ड स्टेट के लोगों से लगान वसूल भी सकते थे। इनको अधिकार दिया गया था कि किसानों से या फिर निचले वर्ग के लोग जो हैं उनसे आप कर वसूल सकते हैं। पीजेंट जो थे, जिन्हें किसान कहा जाता है, पीजेंट वहाँ की 80% जनता किसान हुआ करती थी। 80 to 90% लोग खेती किया करते थे, लेकिन खेती के लायक जो जमीनें थी ना, उसका 60% हिस्सा इन्हीं दोनों वर्गों के लोगों के पास था। बाकी लोगों के पास बहुत कम जमीनें होती थी जो थर्ड स्टेट में आते थे। अभी जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जितना टैक्स लिया जाता था, जितने कर का बोझ था, सबका सब इन्हीं लोगों द्वारा उठाया जाता था। थर्ड स्टेट के लोग ही सारे प्रकार के करों को भरने के लिए बाध्य थे। इनके जबरदस्ती इनसे कर लिए जाते थे, सारी चीजें, सारे कर इन्हीं को भरना पड़ता था। लिखा हुआ द बर्डन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, सारे जो कर लिए जाते थे वो इसी थर्ड स्टेट से लिए जाते थे। इसके अलावा दो तरह के अन्य टैक्स भी थे। पहला टैक्स था उसमें से थे जो कि चर्च द्वारा लिया जाता था। चर्च आपका किसमें आ जाएगा? कलर्जी वाले लोग, जो कि पादरी वर्ग के लोग हैं, जो चर्च में पादरी रहते हैं, उनके द्वारा थर्ड स्टेट के लोगों से कर वसूला जाता था, जिसका नाम टीथ है। और ये एक ऐसा कर था जिसमें खेती में उगाई गई प्रोडक्शन का, उपज का 1/10 हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। 1/10 हिस्सा टीथे जो कर के माध्यम से चर्च को देना पड़ता था। और दूसरा जो कर है वो टैले है। यह टैक्स राज परिवार द्वारा लिया जाता था, जो कि लोगों से सीधे लिया जाता था, कैश के रूप में ले सकते हैं या जो भी तरीका हो। यह कर सीधे केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता था और टैथे कर जो है वो चर्च लिया करता था। उसके बाद कई अन्य सारे छोटे छोटे टैक्स थे जो इनडायरेक्ट थे, अधिकारियों के माध्यम से या दूसरे तरीकों द्वारा उसे वसूला जाता था। और ये टैक्स लोगों की दैनिक मतलब रोज की आवश्यकताओं वाली वस्तुओं पर लगाए जाते थे। रोज जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता है उन वस्तुओं पर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखे थे। जैसे कि टोबैको हो गया, साल्ट हो गया, इन नॉर्मल चीज़ों पर भी जो डेली लोग वहाँ की यूज करते थे उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा रखे थे। तो ये हमारी हो गई फ्रेंच की सोसाइटी, जो कि देखने में भी काफ़ी अनफेयर प्रतीत होती है, हमें काफ़ी अनफेयर जान पड़ती है कि पहले दो वर्गों के लोगों को इतने सारे राइट्स हैं, जबकि थर्ड स्टेट को दबा के रखा गया, उन्हें कुचल दिया गया है इकोनॉमिकली। सारे पैसे रुपए के हिसाब से उन्हें काफ़ी परेशान किया जा रहा है, उन्हें काफ़ी उस पर फोर्स किया जा रहा है कि सारे उनके जो भी पैसे हैं सब आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, जिस रूप में चाहे टैक्स लिया जाए आपसे या फिर नॉर्मल चीज़ों पे टैक्स लगा के लिया जाए या फिर आपसे चर्च आके वसूल ले। मतलब उनकी संपत्ति को उनके पास व्यक्तिगत लाभ के लिए न छोड़ के ज़्यादातर हिस्सा उनका टैक्स देने में ही चला जाता है। अब दूसरे रीजन की बात करें जो तात्कालिक कंटेम्प्रेरी रीजन थे लोगों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ाने का क्रांति के लिए, वो थे वहाँ के राजा। ये राजा जो थे उनका नाम था लुई 16, जो कि बर्बन फैमिली से आते थे। ये 1774 में राजा बने थे और उनकी शादी मैरी एंटोनेट से हुई थी, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। दूसरी बात, फ्रांस को युद्धों का बहुत शौक रहा है। शुरुआती समय में फ्रांस ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन दिनों उसकी लड़ाई ब्रिटेन से चल रही थी, जो उसका सबसे पुराना दुश्मन था। और उसी समय अमेरिका आज़ादी की लड़ाई शुरू किया हुआ था ब्रिटेन के खिलाफ। ब्रिटेन से आज़ादी के लिए अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था, तो फ्रांस को एक और अपॉर्चुनिटी दिखी अपने दुश्मन को कमज़ोर करने की। उनका दुश्मन ब्रिटेन था, तो उन्होंने अमेरिका को मदद किया उसकी 13 कॉलोनी को इंडिपेंडेंस दिलाने में। अमेरिका की 13 कॉलोनियों को आज़ादी दिलाने में फ्रांस ने मदद की थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर 2 लीबर
2 लीवर्स, 2 बिलियन का 2 लीवर का कर्ज उस पर चढ़ गया था। 2 बिलियन लीवर का कर्ज। लीवर वहाँ की पुरानी मुद्रा है, ओल्ड करेंसी है। उस जमाने में उन पे 2 बिलियन का कर्ज चढ़ गया था। युद्धों में पैसा लगता है, 2 बिलियन का कर्ज इन पर चढ़ गया था। पहले से ही कर्ज में थे, ऊपर से 2 बिलियन का और कर्ज चढ़ गया। अब जो लोग इनको पैसे दिया करते थे, जब कर्ज में आ गए तो उन्होंने अपने बड़े अमीर लोगों से पैसे लेने शुरू किए। उन्होंने जो पैसे लिए अपने बड़े बड़े नागरिकों से, अमीर लोगों से, बाद में जब उन्हें लगा कि गवर्नमेंट कर्ज में डूबती जा रही है तो उन्होंने अपने पैसे 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ उनसे वसूलने शुरू कर दिए। तो राजा का जो अधिकांश बजट था वो लोगों को कर्जे भरने में ही चला जाता था। दूसरी चीज ये थी कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा किए जाते थे राज परिवार द्वारा, जैसे कि उनके भारी भरकम जो कई सारे शान शौकत को दिखाने के लिए उनके महल थे, वर्साई का महल, पेरिस में उनके जो सारे महल वगैरह थे, सबके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता था। दूसरी चीज़ें, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज़, पोस्ट ऑफिस, इन सब चीज़ों को चलाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते थे, और जो कि लगातार उनकी संपत्ति को, उनके खजाने को खाली करते जा रहे थे। इन सब सिचुएशन को देख करके राजा को लगा कि हमें टैक्स बढ़ा देना चाहिए, और टैक्स बढ़ाने की जब बात आई तब लोगों के मन में गुस्सा फूट पड़ा कि सडनली अचानक टैक्स कैसे बढ़ सकता है, जब हमारे पास इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हम इतना टैक्स में दबाए हुए हैं, तो टैक्स को अचानक से कहाँ से बढ़ा दिया गया। इसी रीजन के लेकर लोगों के मन में असंतोष आता है और वो क्रांति की ओर बढ़ चलते हैं। टैक्स लेने की क्या व्यवस्था थी, टैक्स को बढ़ाते कैसे थे, और जो सारी जरूरी बातें थी वो हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड, अगले इसका जो वीडियोस बनाया जाएगा उसमें हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को देखें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और जो भी आपके डाउट्स हो, जहाँ पे भी आपको समझ में ना आया हो, उन चीज़ों को कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक्स।